बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का दूसरा अध्याय संघवाद। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। और कौन कौन से राज्य हैं बच्चों? मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो आपने अपने उत्तर में इस प्रकार से एक भारत का मानचित्र बनाना है और इसमें आपने राज्यों को दिखाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है छत्तीसगढ़, ये है गोवा, ये है सिक्किम और ये है मणिपुर। तो इस प्रकार से आप बच्चों भारत के मानचित्र को बना सकते हैं और उसमें राज्यों की स्थिति दिखा सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका फिर आता है दूसरा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें। देश हैं कनाडा, अमेरिका और बेल्जियम। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से आप विश्व का मानचित्र ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। उस पर आप दिखाएंगे ये है बेल्जियम, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और ये है कनाडा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं विश्व के मानचित्र में। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिखें बच्चों। नंबर 1 लिखें पहले यहाँ पर, बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था, और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, भारत में संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। कौन कौन सी 2 स्तर की? नंबर 1 यह संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होंगी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में विषयों की 3 सूचियों के द्वारा कर दिया गया। बेल्जियम में भी केंद्र और राज्य 2 प्रकार की सरकारें हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बेल्जियम से अलग एक विशेषता, और यहाँ पर लिखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। इसलिए इस विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं। यह संघात्मक शासन के लिए जरूरी है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका चौथा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं? इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो उत्तर में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों? आप उत्तर लिखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को बांटा गया है। बात करते हैं आगे एकात्मक की। तो एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका में राष्ट्रीय सरकार के पास सभी शक्तियां हैं। इस प्रकार से आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों और साथ साथ याद भी करें। फिर आता है आपका 5वां प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर उन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो कोई अधिकार था न कोई संसाधन। 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को मजबूत बनाया गया। और किस प्रकार से बनाया गया, इसको आप पॉइंटों में लिख सकते हैं बच्चों। नंबर 1, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। नंबर 2 लिखेंगे, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, राज्य सरकारों को अपने राजस्व
और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 4 पर, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 5वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। इसके बाद लिखेंगे अंत में, इस संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो ये था आपका 5वां प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 6ठा प्रश्न और यहाँ पर कहा है रिक्त स्थानों को भरें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिक्त स्थान दे रखे बच्चों, आपने इनको भरना है। तो बच्चों किस प्रकार से आपको रिक्त स्थान भरने हैं आप यहाँ पर उत्तर में से देख सकते हैं। जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर, ये आपके लिए रिक्त स्थान में भरने के लिए लिखा गया है और आप इसे रिक्त स्थानों में भर सकते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर में, चूंकि अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार हैं। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस प्रकार से आप अपने जो रिक्त स्थान हैं उन्हें भर सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 7वां प्रश्न और इसमें कहा है भारत की भाषा नीति पर 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। तो यहाँ पर 3 प्रतिक्रियाएं हैं बच्चों और नंबर 1 सबसे पहली प्रतिक्रिया है संगीता की ओर से। संगीता क्या कहती है? प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। फिर अरमान की प्रतिक्रिया है। अरमान कहता है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। इसके बाद है हरीश की ओर से प्रतिक्रिया। हरीश कहता है इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा तर्क आपको बिल्कुल सही लगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे संगीता का भारत की भाषा नीति पर तर्क सही है। उसका कहना है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि किसी एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाता तो अन्य भाषाई लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती। भारतीय राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को समाहित करके जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हमारे देश में शांति व व्यवस्था बनी हुई है तथा हम श्रीलंका जैसी गृह युद्ध व अशांति की स्थिति में पहुंचने से बचे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका 8वां प्रश्न और यहाँ पर कहा है संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। और क्या है विशिष्टता? यहाँ पर आप देख सकते हैं। क है राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ख है अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। और ग है निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। इसके बाद घ है बच्चों सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर में लिखेंगे आप घ सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 9वां प्रश्न और यहाँ पर कहा है भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूह में लिखें। और यहाँ पर आप उन विषयों को देख सकते हैं बच्चों, जैसे ये रक्षा और उसके बाद एक है पुलिस, ग कृषि, ग शिक्षा, ग बैंकिंग और च है वन। इसी प्रकार से आगे है छ है संचार, ज है व्यापार और ज है विवाह। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको एक टेबल देखने को मिलेगी और आपने संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इन विषयों को यहाँ पर अंकित करना है। तो उत्तर में आप किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। संघीय सूची के अंदर लिखेंगे रक्षा, बैंकिंग और संचार। इसी प्रकार राज्य सूची के अंदर लिखेंगे पुलिस, कृषि और व्यापार। समवर्ती सूची में लिखेंगे शिक्षा, वन और विवाह और आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है फिर बच्चों आपका 10वां प्रश्न और यहाँ पर कहा है नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है? तो आपको यहाँ पर बताना है बच्चों कौन सा जोड़ा सही मेल का नहीं है। यहाँ पर एक है राज्य सरकार और राज्य सूची लिखा है, केंद्र सरकार संघीय सूची, ग है केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची और ग है स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही मेल नहीं है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों घ वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है और यहाँ पर है स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। याद भी करें बच्चों साथ साथ।
इसके बाद फिर 11वां प्रश्न है बच्चों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मेल ढूंढें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मेल ढूंढेंगे और उनके जो है सही कोड के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करेंगे। आप देख रहे हैं ना, आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको इस प्रकार से एक टेबल देखने को मिलेगी, फर्स्ट सूची और सेकेंड सूची। और यहाँ पर लिखे है भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत, और सेकेंड सूची में यहाँ पर प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल और मेयर। ठीक है, तो इनका आप मेल भी करेंगे और सही कोड ढूंढेंगे। इस प्रकार से आपको फिर एक दूसरी टेबल देखने को मिलेगी बच्चों, और इसमें से आप देखेंगे कि सही कौन सी है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, ग वाला जो है मेल यहाँ पर बिल्कुल सही है और सही कोड है। ग में है अ, स, द और ब। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले के साथ मिलाएंगे, दूसरे के साथ स, तीसरे के साथ द और चौथे के साथ ब, और आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद फिर आता है आपका 12वां प्रश्न है, और यहाँ पर है इन बयानों पर गौर करें। अ है संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। और ब है बच्चों, भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। और इसके बाद बच्चों फिर स है, श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। इसके बाद द है बच्चों, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। और प्रश्न है फिर आपके लिए, ऊपर दिए गए बयानों में कौन कौन सही हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों अपना उत्तर। यहाँ से आपने देखना है स से अ ब स, और रे में है अ स और द, और ग में अ और ब, और मैं में ब और स। इनमें से आपने देखना है कि इनमें सही उत्तर कौन सा है। तो उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर आपका होगा ग वाला बिल्कुल सही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अ और ब सही हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस 12वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।